अस्सलाम वालेकुम सामीन, कासिम अली शाह मंजिल का मुसाफिर। और आज हमारे साथ एक बड़े आला किस्म के गेस्ट हैं अली अब्बास साहब। अली अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र शाह साहब। इट्स एन ऑनर विद मी फॉर मी टू हैविंग विद यू ऑन अ शो। ये 98.6 के लिए और मेरे लिए भी ऑनर है जी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अली अब्बास साहब की जो एक्सपर्टी है सामिन मैं बताता चलूँ, वो इवेंट मैनेजमेंट की और बेशुमार जो हमारे ट्रेनर्स और स्पीकर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, अली अब्बास का उनके साथ वक्त गुजरा है। और आज हम बेशुमार अली अब्बास साहब से ऐसी बातें पूछेंगे जो हमारे दिलों में सवाल हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0423628262 पे। और अली अब्बास साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये जो इल्म का और तलाश का सफ़र है, ये आपका कैसे शुरू हुआ? शाह साहब, इसमें जो है ना सेल्फ प्रोजेक्शन का जो मेरा एक शौक था ना बचपन से। अच्छा, सेल्फ प्रोजेक्शन वो बड़ा था मुझे। मैंने एक दफ़ा फायज सयाल साहब का सेशन अटेंड किया। सेशन अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने कार्ड्स जो है ना वो टेबल पे रखे, विजिटिंग कार्ड्स। तो वो तकरीबन 150-200 लोग थे जो वो सेशन अटेंड कर रहे थे। तो तकरीबन वहाँ पे जो कार्ड्स थे वो 150 थे। अच्छा जी, तकरीबन। तो वो मैंने भाग के गया, मैंने पकड़ लिया और कुछ लोगों के कार्ड उनके हाथ में ना आए क्योंकि कार्ड्स कम थे, लोग ज्यादा थे। तो मैंने ये सोचा कि ये बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन है, इसमें लोग इज्जत भी बहुत देते हैं और इसमें लोग कार्ड भी लेते हैं बाद में सेशन के। तो मैंने सोचा कि ये एक फेम हासिल करने का एक बड़ा आला जरिया है। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब मुझे वैसे अच्छा लगा है कि आप माशाल्लाह जोन सा है, बड़े कम लोग होते हैं, नहीं तो आमतौर पे लोग बात करते हैं जी लोगों में तब्दीली लाने के लिए, नेकी के लिए और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और सवाब कमाने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया। तो आप तो माशाल्लाह बड़े क्लियर हमें जवाब दे रहे हैं। देखिए, तब्दीली जो है ना पिछले 12 सालों में ना कोई 56,000 टॉक शो जो है ना वो चल चुके हैं और इसी 12 सालों में 1 लाख कॉलम लिखे जा चुके हैं और इन्हीं 12 सालों में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा तकरीरें हो चुकी हैं। सही। और अगर आप मसाजिद की तादाद देखें और दरबारों की तादाद देखें और इल्मी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तादाद देखें, लोगों की वहां पे विजिटिंग की या जाने की, वो बतदरीज बढ़ रही है। लेकिन आपको मुआशरे में कुछ तब्दीली नजर नहीं आती। तब्दीली कभी भी जो है ना वो लेक्चरों से और किताबों से नहीं आई। तब्दीली जो है ना वो आपकी जात से अमल से आती है। सही। अली साहब, ये आप कहेंगे कि ये पिछले कुछ सालों में हमारे इस मुल्क में ये अलमिया रहा कि शख्सियत साजी या लोग बड़े बड़े आला बने हैं लेकिन कौम आला नहीं बन सकी। यानी यहाँ पर बेशुमार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पैदा हुई हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कौम बहसीयत कौम के वो पस्ती की तरफ गई है, बुलंदी की तरफ नहीं गई। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जी मेरे ख्याल से। कौम के बारे में बंदे को क्यों सोचे? सही। हर बंदे ने अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग रखी है और वो सोचता है कि मैं प्रमोट हूँ, मैं डेवलप हूँ। सही। अगर वो कौम को प्रमोट या डेवलप कर भी लेता है तो उसको क्या मिलेगा इससे? अपनी सारी जिंदगी क्या खुदा ने कहा है कि कौम को डेवलप करें? सबसे पहले तो अपनी जात या किसी जगह में खुदा ने ये कहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कौम में आप लेके आए? सबसे पहले अपनी जात आ जाती है। बात ये है कि आप अपनी जात को प्रमोट करें, ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर कौम नहीं भी बन पाते तो कौन सा कब्र में आपसे ये सवाल होना कि आपने कौम को डेवलप किया कि नहीं किया? अपने जाती सवाल है, जो सवाल जो आपके जाती हैं, जिम्मेदारियों वाले सवाल है, जिम्मेदारियां हैं जो आपकी, वो आपकी फैमिली है। सही। और फैमिली तभी आप फैमिली को प्रमोट कर सकते हैं जब आपका जो अर्निंग हैंड है वो मैक्सिमाइज हो। बिल्कुल सही बात। ना कि आप अर्निंग हैंड को छोड़ के लोगों की खिदमत में लग जाएं या लोगों को आप एक सही रास्ता दिखाते रहें और जो आपको घर में जो है आपकी ना कोई बच्चे इज्जत करें और बीवी भी जो है ना वो आपकी बिल्कुल इज्जत ना करे। हमारे यहाँ वुमन जो है ना वो कॉलम्स पता है क्या करते हैं? वो अपनी बीवी को कहते हैं जी आज मैंने इस पॉलिटिशियन के जो है ना पड़खच्चे उड़ा दिए, ऐसा मैंने कॉलम लिखा है। तो मिजाज बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो वो इसी में जो है ना वो खुश है और इसी में अपनी जिंदगी उसमें गुजरी है। आगे से क्या कहती तो बेगम आगे से कहती है आप ऐसा करें, ये मुझे कॉलम ना दिखाएं, जाके गोश्त से कुछ फल लेके आए बच्चों के लिए और जो फीसें जो है ना वो अदा करें आप। इस कॉलम को मैंने क्या करना है? सही। और खुदा के सामने इसकी क्या हैसियत है? सही। ये नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच क्यों बन गई है अली साहब? ये सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे जो बेशुमार लिखने वाले बोलने वाले हैं वो सिर्फ कीड़े निकाल रहे हैं और जस्ट जोन सा चीखें मार रहे हैं और कोई जोन सा है वो अपनी जात से सफर शुरू नहीं कर रहा। हर कोई एक खारजी सफर चाहता है, जो दाखिली सफर है, अपनी जात का सफर, जिसे कहते हैं नॉन कुक्ड पर्सनैलिटीज हैं। हाफ कुक पर्सनैलिटीज जोन सी है ना वो आ जाती हैं और वही तब्दीली के नारे लगाती हैं और फिर तब्दीली कोई नहीं आती है। क्या शाह साहब, ये लोग मेरे ख्याल से ना सियासतदानों और पीरों और मुरीदों के हाथों जो है ना वो यूज होने के लिए बने हैं।
इनमें गुलामाना सोच की ये जहनियत इनकी है, ये खाम खा जो है ना अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों पे लगाते हैं जिनसे इनको कोई फायदा हासिल नहीं है। महज या तो इनको कोई लालच जन्नत की टिकट का दे देता है, या इनको कोई लालच दे देता है कि आपको हम बहुत प्रमोट करेंगे और आप हमारे साथ हैं। ये महज एक थपकी और एक चाय की प्याली से ही खुश हो जाते हैं। ये कमजोर इंसान नहीं होते, ये कमजोर इंसान ही निशानी है। और अगर कोई एमएनए या एमपी या कोई बड़ी पर्सनैलिटी इनके घर आ जाए तो वहीं पे तस्वीरें लगा के अपने ड्राइंग रूम में सजाते रहते हैं और तमाम दुनिया को बताते रहते हैं कि ये साहब मेरे घर पे आए थे। ये इसी मामलात में अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं। और उसके बाद जो इनके घर में हालात होते हैं वो निहायत ही पतले होते हैं। मैं दोबारा सामिन बताता चलूं कि आप लाइव कॉल पे भी आ सकते हैं और नंबर नोट कीजिएगा 04236282 अली अब्बास साहब हमारे साथ हैं। और अली अब्बास साहब ये बताइएगा कि ये आपकी सोच अप्रोच इस तरह कैसे बनी? ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है और आमतौर पे ये सोच अप्रोच एक ज़िंदगी गुजारने के बाद मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ कहते थे कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। तो ये बड़े लोग 70-80 साल के हो जाते हैं लेकिन उनको अकल नहीं, समझ नहीं आती। वो जो टोपी सर पे पहनी है वही आंखों पे आ जाती है और वो उसी से ही रास्ता बगैर आंखों के ढूंढते रहते हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल सी अप्रोच आपकी कैसे बनी? कब्र के सवालों से। सही कि आपसे सवाल जो है वो क्या होंगे? सही। क्या हम सारी जिंदगी उस काम के पीछे लगा रहे हैं जो खुदा ने हमसे सवाल करना है? खुदा ने सवाल करना है मन रब्बू का। सही जी। तो क्या मैं सियासतदानों के पीछे या अपने दूसरे कामों के पीछे या कौम की तब्दील करने के पीछे अपना टाइम लगा दूं जबकि कहीं पे ये सवाल ही नहीं है? ये बड़ा अलमिया वैसे। कब्र में तो सवाल ये होना है पहला मन रब्बू का। सही। दूसरा सवाल आपका रसूल कौन है? सही जी। तो मैं रब की तलाश करूंगा कुरान में, रसूल को मैं देखूंगा सुन्नत में और हदीसों में। सही जी। ठीक है ना? तो ये सवालात मुझसे होंगे ना। सही जी। तो जो सवालात ही नहीं होने, सही जी, कौम को तब्दील करने का मेरा जुम्मा ही नहीं है, खुदा ना खास्ता। सही जी। अली साहब ये एक बहुत ज़्यादा देखा गया है जो हमारे यहाँ पर स्कॉलर्स हैं और स्कॉलर्स के हवाले से ये गुफ्तगू और ये बात कही जाती है कि किसी भी सोसाइटी का जो अम्यून होता है, जो मुदाफ़त होती है, वो स्कॉलर्स होते हैं। तो आप हमारे आज के स्कॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे? वो क्या अम्यून पैदा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अब ना 2014 में हमारे जो सहाफ़ी लोग हैं या हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब हमने भूख नहीं काटनी, अब हमने कुर्बानियाँ नहीं देनी, क्योंकि कुर्बानियाँ देने से इस कौम ने, इन लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम हुक्मरानों के तख्ते के साथ अपनी कुर्सी लगाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे और अपने आप को भी साथ प्रमोट करेंगे और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम देंगे। अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ तकरीरों में गालियां निकालेंगे लेकिन अपने बच्चों को हम वहीं पे पढ़ाएंगे। ये बड़ा अलमिया है वैसे जी, बहुत ज्यादा जो उनसे ना कोलो फेल का तजाद, बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। तो अली साहब ये आप देखते हैं आज के ज़माने में कोई बाबा बुल्ले शाह जैसा, सुल्तान बहू जैसा, कोई सूफ़ी जो आला किस्म का, जैसे हमने माजी में बड़े बड़े नाम देखे हैं और उनकी तालीमात और उनके इल्म ने हज़ारों साल बाद भी उन्हें ज़िंदा रखा है। तो आपका इतने सूफ़ी, इतने स्कॉलर्स के साथ वक्त गुजरा है, आप करीब करीब को देखते हैं ऐसा स्कॉलर? देखिए जी, अब नाम जो है ना वो लेना एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। यानी वो शामिल हो जाएगा और बाकी फारिग हो जाएंगे। तो ये नाम लेने से तो आप मुझसे जो है ना माजरत कबूल करें मेरी, नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक का नाम लिया तो 6 का ना लिया और 7 का लिया तो 8वें का ना लिया, तो ये तो बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको, हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी ये कहता हूँ आपको कि जो सूफी है ना उसको कोई लालच या कोई इस तरह का जो है ना सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक नहीं होता। रियल सूफी या ये कहना चाहिए कि वो शो नहीं कराता। सही। ठीक है। तो जो आजकल के सूफी हैं या आजकल के जो लोग हैं उनसे तो इतना इंतजार भी नहीं होता कि वो अपनी बातों में ना ये बात भी कह जाते हैं कि हमें भी थोड़ा सा प्रमोट कर दिया करो। ये बड़ा ट्रेंड है जी, जोन सा ना सोडो इंटेलेक्ट जोन सा है। हाँ। और जो इंटेलेक्ट है अगर उसको मैयर किया जाए जो इंटरनेशनल पैमाने हैं तो वो सारे पैमाने जो उनसे वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे जो कई इंटेलेक्ट्स हैं जो प्रमोट अपने आप को कराना चाहते हैं और मौका ढूंढता रहते हैं। ये बड़े खौफनाक। ये आपने देखा ट्रेंड ये भी बना है आजकल कि जो बिजनेसमैन है जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं उनका बड़ा दिल करता है कि यार वो थोड़े से दानिश्वर भी हो जाएं। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो नहीं, लेकिन ये ट्रेंड बढ़ना है ना, पहले से बड़ा है। पहले से अच्छी बात है ना। अगर वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो उन्होंने जो एक नॉलेज लिया है अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, सही, तो इसमें अच्छी बात है। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने जिंदगी की तमाम आसाइशात देख ली होती है, रजे पूजे, अब उनको कोई
जो है ना एक्साइटमेंट नहीं रहती उनमें। अब उनका भी दिल करता है कि हमें भी कोई स्कॉलर माने, तो अगर वो स्कॉलर, ये ट्रेंड बढ़ गया है। मतलब कभी शहाब साहब की किताब थी, कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा, और ये अब जगह जगह आप देखते हैं ऐसे लोग हैं जो रजे पुजे होके उसके बाद सूफी होना चाहते हैं। देखिए शाह जी, जो है ना तरतीब जो है ना ज़मानों में कामों को इस हिसाब से लगाया कीजिए कि इसमें कोई गैर शरई काम है या कोई गैर अखलाकी काम है या नहीं। अगर इन दोनों कामों में वो काम नहीं है तो उस काम में कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर वो इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं या सूफी बनना चाहते हैं तो वो लगे रहें उस मंजिल पे। हो सकता है अल्लाह ताला उनको सूफी बना दे, या हो सकता है अल्लाह ताला उनको इंटेलेक्चुअल बना दे। देता हूँ जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि ये आपके इवेंट मैनेजमेंट का और बड़ा ज़बरदस्त आपका एक्सपोजर, मैं बल्कि समझूंगा लाहौर की तारीख में जो सेल्फ हेल्प की ट्रेनिंग्स हैं और सेमिनार्स हैं, जितना आपने इसको फ़रोग दिया और जितना नए स्टाइल से आपने इसको चलाया, बल्कि शौरी लाशौरी तौर पे लोगों ने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया। चाहे जाए कि वो आपके एक इदारे की प्रमोशन भी उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट की एक स्किल आपके अंदर बगैर, मैं समझता हूँ कि डिग्रीज में तो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा। इवेंट मैनेजमेंट शायद ही कहीं पर कोई शायद कोर्स का कोई हिस्सा हो, या हमारे इदारों में यही होता है कि जो पढ़ रहा होता है बच्चा, कहते हैं जी ये टूर जा रहा है, कौन प्लान करेगा, इवेंट कौन मैनेज, जो हाथ खड़ा करता है वही कर ले। आपके अंदर ये स्किल कैसे आई? देखिए मुझे ट्रेनर बनने का शौक था। जब मैंने फायद साहब की एक पहली ट्रेनिंग अटेंड की यहीं पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो वहाँ पे मुझे सेल्फ प्रोजेक्शन का जो एक शौक पैदा हुआ मुझ में, तो मैं ट्रेनर बनने के लिए निकला था। अच्छा जी। तो फिर मैंने 6-7 जगह पे ट्रेनिंग्स देने के बाद मुझे ये पता चला कि ये काम तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ा इल्म होना चाहिए, इसके लिए एक्सपोजर, तजर्बा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब जाके कहीं 10-15-20 साल की कड़ी मेहनत दिन रात के साथ बंदा एक ट्रेनर बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद तो ट्रेनर बन नहीं सकता अभी फ़िलहाल, तो ऐसा क्यों ना करूं जो ट्रेनर बने हुए हैं उनके सेमिनार और सेशन जो है ना वो अरेंज करता हूँ। वेरी गुड। तो इस तरह फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ सेशन और ट्रेनिंग अटेंड की, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना मैं ये देखता था कि मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा है। तो मुझे बहुत सारी जो इस तरह की एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स होती थी वो मुझे फ्री अटेंड करने को मिल जाती थी। वेरी गुड जी। और साथ ही साथ ट्रेनर से अच्छा एक ताल्लुक भी बन जाता था। ट्रेनर के साथ ताल्लुक अच्छा बन जाता था, बड़ी अच्छी खाने के लिए रोटी मिल जाती थी और साथ जो बहुत सारे ऐसे लवाजमात जो हम ख्वाबों में सोचते थे वो मिल जाया करते थे। क्या बात है जी, ये रोटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। दरवेश तो कहते हैं जो रोटी है वो बहुत ज़रूरी है। सामीन साथ रहिएगा, मंजिल का मुसाफिर, और आज बड़ी मज़े मज़े की बातें, प्रैक्टिकल किस्म की बातें मैं कहूँगा अली अब्बास की। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक सामीन, और अली अब्बास हमारे साथ हैं, मंजिल का मुसाफिर। अली अब्बास, ये बताइएगा कि इवेंट मैनेजमेंट के साथ आपको एक 10-12 साल का एक्सपोजर है, तो इवेंट मैनेजर, एक अच्छा इवेंट मैनेजर कैसे बन सकता है? आप कौन सी क्वालिटीज 1, 2, 3 ऐसे बताएंगे जो यूथ में होनी चाहिए, और वो जो इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं वो अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करें? देखिए जी शाह साहब, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है जो इवेंट मैनेजर है ना, वो कम खाए। कम खाए? अगर वो कम खाएगा तो उसको नींद भी कम आएगी। अच्छा। क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। और जो इवेंट लोग मैनेज कर रहे होते हैं उन्हीं से सुबह उठा नहीं जाता और वही लेट खुद पहुंचते हैं। ये तश्त नहीं काटा जाता, बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है, टाइम पे उठ के जो ना इवेंट पे पहुंचना और अपने ही जो खुद ऑर्गेनाइज बंदा कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है ना, सबसे पहले फाइंड जो है ना, किसी भी काम में ना फाइंड द गैप करना चाहिए। मैंने ये देखा था कि बहुत सारे ट्रेनर्स हैं लाहौर में। अच्छा जी। और बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो ट्रेनर्स को सुनना चाहते हैं। सही जी। लेकिन अब ट्रेनर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने सेशंस कहाँ पे डिलीवर करूं। और ऑडियंस जो उनको अटेंड करना चाहती है, जो लोग, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि हम इन तक कैसे पहुंचे। अच्छा। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना इनके दरमियान में एक ब्रिज बनूं। ओह अल्लाह। ठीक है, तो मैंने फाइंड द गैप किया। जब आप रिक्वायरमेंट देखते हैं ना कहीं पे या डिमांड देखते हैं, तो उसके मुताबिक जब आप उस गैप को फाइंड करके उस पे इम्प्लीमेंटेशन बनते हैं और उसको एक ब्रिज करते हैं, एक ब्रिज का एक जो एक काम करते हैं, तो उसमें जो है ना फायदा होता है। उसमें अब मैंने दोनों तरफ से जो है ना वो शाबाशें ली। जो ट्रेनर थे वो भी बहुत खुश हो गए, जो स्पीकर थे, अवामी भी, और जो अवाम थी वो भी बहुत खुश हो गई। क्या बात है। और फिर मैं ये किया करता था कि किसी और इंस्टीट्यूशन में रख लिया करता था सेशन। अच्छा। तो जो इंस्टीट्यूशन के जो मालकान थे वो अपनी प्रमोशन से बहुत खुश हो जाते थे। बड़ा, यानी विन विन विन। तो मैंने विन 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 3 विन हो गए ना। 3 विन हो गए। और आपको पता है कि मैं एक बात बताऊं, उसी की वजह से ये मुझे जॉब जो मैं अभी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, वो चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने मुझे इसी इवेंट मैनेजमेंट के इस स्टाइल की वजह से उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। यानी ये वर्ड में पहली बार विन विन विन, 3 विन वाला रूल बन गया जी। 2 विन विन रूल है ना जी। हाँ। ये विन 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 रूल है। तो वही ना, मैंने देखा कि मेरा तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना वो प्रोजेक्शन और प्रमोशन है ना अपनी। सही। तो मैंने सोचा कि ट्रेनर से तो हासिल नहीं हो रही। सही। और ना ही मैं कोई इतना इंस्पायरेशन स्पीकर या ट्रेनर हूँ, तो क्यों ना इस रास्ते पे जो है ना वो चला जाए। बड़ा आला। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब इवेंट मैनेजमेंट जो करने वाला है ना, उसको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में ये नहीं होना चाहिए कि उसको वो बैनर लगाने आने चाहिए या वो साउंड सिस्टम का उसको काम सिर्फ आ जाना चाहिए या वो इस तरह के सारे काम कर लेना चाहिए। उसको ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन नीड्स का पता होना चाहिए। चाहे वो फैशन शो कर रहा है ऑर्गेनाइज, चाहे वो सेमिनार कर रहा है या कोई म्यूजिकल शो कर रहा है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम कर रहा है, उसको कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, उसको ह्यूमन साइकी जो है ना वो उसको पता होना चाहिए क्या होती है। तो वो ह्यूमन साइकी जो है वो साइकोलॉजी, फलसफा, रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना ये पढ़ने से आती है। जब वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो वो एक इंटेलेक्चुअल इवेंट मैनेजर बन सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो किसी स्कॉलर के साथ और वो स्कॉलर ना आया हो, तो प्लान बी आपके पास क्या होता? हाँ बिल्कुल। एक तो पहली बात ये है कि अमूमन उस वक्त तक मेरी जो है ना जान अटकी रहती है जब तक मैं स्पीकर को या उस इवेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव को, चीफ चीफ स्पीकर उसको देख नहीं लेता। तो उसमें मैं हमेशा से जो है ना, ऐसा हुआ है, ऐसा काफी दफा हुआ है कि वो जो है ना जो नहीं आए, तो मैं फौरन ही कोई जो है ना वो दूसरा स्पीकर अरेंज करता हूँ या खुद कोई थोड़ी बहुत जो है ना गुफ्तगू चला लेता हूँ, या फिर ये करता हूँ कि जो ऑडियंस में से जो कुछ लोग आए होते हैं उनसे उस टॉपिक पे व्यूज लेने शुरू कर देता हूँ। अच्छा, टाइम गुजर जाता है। तो इसमें टाइम गुजर जाता है और इसमें दूसरे स्पीकर को आने में जो टाइम लगता है वो मिल जाता है। सही से। लेकिन आपने देखा कि ये यकीनन आपका वो कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने, तो इतने स्कॉलर्स और ट्रेनर्स के साथ आपका जब वास्ता रहा होगा तो यकीनन आप ये भी समझ गए होंगे कि कौन से ट्रेनर स्पीकर्स ऐसे हैं जो वक्त पे आने के आदी नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो वो ज्यादातर हैं या थोड़े से ही ऐसे वैसे तो कम है, क्योंकि वो ना मेरी वजह से आ रहे हैं ना वो अवाम की वजह से आ रहे हैं। उनको भी खुद शौक है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले कि हम अपनी डिलीवरी कर सकें। ये रोटियां लगाना चाहते हैं वो। ये आज जब आप इतनी प्रैक्टिकल बातें कर रहे तो मैं भी प्रैक्टिकल, मैं चाह रहा था कि साथ वो होते हैं ना बस चल पैंदी है अली साहब पीछे पाँच के बंदा फिल्म के चढ़। देखिए शाजी मुझे ना शायरी से कोई खास लगाव नहीं है, ना मुझे शेरों की समझ आती है, ना मुझे शेरों का शौक है, लेकिन एक शेर जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद आया जी। वो ऐसा है कि अपनी जात की तकमील कर रहा हूँ,
अपनी ज़ात की तकमील कर रहा हूँ, मुझको तो तुझसे प्यार नहीं। तो ये जिंदगी का एक फलसफा है। सही जी। इंसान हर कुछ जो है ना सुबह से लेके शाम तक सही वो अपनी नीड को फिल करने के लिए, अपने जज्बात की अक्कासी करने के लिए और अपनी ज़ात को भरपूर एक जिंदगी गुजारने के लिए कर रहा होता है। सही। और जब ये जो शख्स कहते हैं ना कि मैं खिदमत हल कर रहा हूँ, या वो अपने बारे में उनको कम नॉलेज होता है, वो मासूम लोग होते हैं मेरे ख्याल से। आपके मुताबिक क्या डेफिनेशन है, मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, पुख्तगी, ज़हनी पुख्तगी की डेफिनेशन? मेरे ख्याल से इंसान को जो है ना तारीफों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, यानी कोई बैरूनी जो चीजें हैं उसके जाल में नहीं फंसना। हाँ, अगर आपके लोग तारीफ कर रहे हैं, हालांकि ये आर्ट जो है ना मैंने बिलाल कुतुब साहब से सीखा है, वो कहा करते थे, उनका स्टाइल ये है, बेस्ट मार्केटिंग स्टाइल जो है ना, कि डोंट मार्केट योरसेल्फ। अगर वो मेरे एक दोस्त है इजाज निसार साहब, वो कहा करते हैं कि अगर कोई पीर है ना, अगर वो जंगल में बैठ गया है तो जंगल में ही पगडंडी बन जाती है। क्या बात है, बड़ा सही। तो वो आपको अपने आप को मार्केट करने की कुछ खासी जरूरत होती नहीं है। और जो लोग बेचारे तारीफों में आ जाते हैं ना, वो अपने साथ बड़ी ज्यादती कर बैठते हैं। ये प्लांट स्कॉलर तो जो उनसे जंगल में बैठ के सड़क भी खुद ही बनवा देते हैं बल्कि गाड़ियां भी चलवा देते हैं उनका होता है कि चलो यार कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा, इस तरह जबरदस्त हो गया जी। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि ये क्या सोहबत से बंदा सीखता है? इतने बड़े लोग, इतने बड़े नाम, अगर मैं वो नाम लूं तो मैं अगली इस ब्रेक के बाद मैं जरूर लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा और आपने सीखा उनसे, क्या सोहबत से बंदा सीखता है? देखिए, इल्म के जो है ना वो 6 स्टेजेस होती है इल्म की। पहली स्टेज जो है ना इल्म की, वो ये है टेक्स्ट और साउंड, जो आप कुछ किताब में पढ़ते हैं या सुनते हैं। जब दूसरी पुख्तगी की स्टेज जो है ना वो तब बनती है जब आप उस पढ़े हुए पे या सुने हुए पे सवाल करते हैं। तीसरी स्टेज ये बनती है कि जब आप उस पढ़े हुए पे, सुने हुए पे और जो आपने सवाल किया होता है उसको आप प्रैक्टिकल जिंदगी में उसको अपना लें। फिर चौथी स्टेज ये बनती है कि जब आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज को डिलीवर करना शुरू करें। वेरी गुड। जब आप डिलीवर करते हैं तो आपकी मजीद क्लैरिटी जो है ना वो होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक जो 5वीं स्टेज है ना वो बड़ी खूबसूरत स्टेज है, वो है स्कॉलर्स के साथ सोहबत। ठीक है, जब स्कॉलर जो है ना अमूमन जब स्टेज पे होते हैं ना वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। अच्छा, जब वो आपके साथ तन्हाई में होना तो वो एक फर्क होते हैं, फर्क पर्सनैलिटी, ज्यादा फर्क होता है अच्छा। वो एक फर्क पर्सनैलिटी होती है। तो फिर वो आप उनके साथ एक 1-to-1 के माहौल में होते हैं। तो 1-to-1 में आप अपनी सारी वो गुफ्तगू भी कर जाते हैं जो आप एक महफिल में नहीं कर पाते। और स्कॉलर्स भी कुछ ऐसे हैं, मोस्टली कुछ वो भी कुछ ऐसी गुफ्तगू आपको बता जाते हैं जो एक वो महफिल में नहीं कर सकते। सही। तो उसमें जो है ना एक आपका ट्रू नॉलेज जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है कि हमारी जो आवाम है वो जो स्टेज पे होता है या स्कॉलर होता है उसको वो समझती है कि जैसे वो इंतहाई आइडियल है और वो एक देवता है, ये क्यों नहीं उसको गुंजाइश देती कि वो भी इंसान है? हाँ, ये हमारा एक बड़े सगीर का वैसे मैंने देखा है, ये रिवाज है। मैंने हालांकि मैं अभी कुछ दिन पहले फ्रांस भी गया हुआ था, लंदन भी मैं गया हुआ था। वो नहीं समझते ऐसे, वो नॉर्मल उनको फील करते हैं। और उनमें एक खूबसूरत बात ये भी है कि हम जब यहाँ पे स्कॉलर से सवाल करते हैं तो वो उनकी अत्तल इम्कान कोशिश ये होती है कि अब मैं इसको कन्विंस करके ही उठूंगा। तो वहां पे मैंने ये देखा कि वो अपना जवाब डिलीवर करते हैं। That's all. और अगर वो उनमें कोई ऐसी बात नहीं उनकी ख्वाहिश में होती कि ये मान के भी जाए अब मेरे कॉन्सेप्ट, यहाँ तो ना माने तो उसको तो तलवार के जोर पे, डंडे के जोर पे मनवाने को दिल करता है। ये बड़ा ये रिवाज है। ये असल में कह लीजिए कि थोड़ा सा मौलवियाना मिजाज जो उनसे ना बिलखसूस ऐसा, क्योंकि मैं इसमें वो टिपिकल मौलवी की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सुन नहीं सकता, चे जाए कि बहुत बड़ा एक दर्जा है, यानी कि जो बंदा रुका हुआ है जहनी तौर पे, जो कहता है जी मेरी बात हरफे आखिर है, बिल्कुल, और आखिरी बात है। ये मिजाज हमारे स्कॉलर्स में भी है। और अपनी बात को हरफे आखिर मानना तो ये वैसे ही इल्म के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। आप अपने साथ ही बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म है जी। कम से कम इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। ठीक है, मैंने भी इस कॉन्सेप्ट पे तहकीक की, आपने भी इस कॉन्सेप्ट पे तहकीक की, हो सकता है तुम ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो मैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे कायम हूँ, आप ना मानना चाहे तो ना माने। बिल्कुल सही। तो ये सबसे ज्यादा इंस्पायर किसने किया? फिर मेरा सवाल थोड़ा सा उसके करीब इसलिए जाएगा, यकीनन जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम में वासिफ अली वासिफ साहब की बात करता हूँ तो यकीनन कोई ना कोई तो ऐसी शख्सियत होगी जिसे बहुत ज्यादा आपको मुतासिर किया। देखिए, मेरी जो लाइफ का यू टर्न जो था, जो मेरी इसी तरह जो इवेंट मैनेजमेंट और इल्म की तरफ जो राग़िब हुआ मैं, वो मैंने जो किया था वो फायद सयाल साहब के लेक्चर से किया था। सबसे ज़्यादा मैं उनसे मुतासिर हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मैं दूसरे लोगों से मिला, और ये सबसे खूबसूरत बात फायद साहब की ये है कि ये उन्होंने ही मुझे कहा था, हालांकि स्कॉलर्स जो है ना वो ऐसा कहा नहीं करते, ना ही पीर कहते हैं, उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि आप मुख्तलिफ स्कॉलर्स को अटेंड करना शुरू करें,
अच्छा, ये मुख्तलिफ बड़ी ट्रेनर्स बात है। के, हाँ जी, बड़ी पॉजिटिव बात है बहुत वैसे, बड़ी है पॉजिटिव जी। बात है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मुख्तलिफ ट्रेनर्स को, स्कॉलर्स को आप पढ़ें, उनको अटेंड करें, फिर आपका जो है ना एक इंटेलेक्ट विजडम डेवलप होगा, तो इससे आपका जो है ना इल्म पुख्ता होगा। मैं सबसे ज्यादा जो है ना उनसे इंस्पायर हुआ। बड़ा जबरदस्त। फिर अच्छा, वक्त गुजरता गया, फिर और स्कॉलर से Inspiration बदलती है। इंस्पायरेशन से बदलती गई, लेकिन फिर भी जो मेरी पुरानी इंस्पायरेशन है वो अभी तक भी कायम है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगर उनसे इंस्पायर था उस जमाने में और नेक्स्ट में किसी और से इंस्पायर हुआ तो उनको छोड़ दिया और अगले पे इंस्पायरेशन जो है ना वो चेंज अच्छा, कर क्या ली। ऐसा होता है कि एक से लर्न करने के बाद जब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो पिछले सारे इल्म की नफी लगती है कि सारा कुछ जोन सा वो गलत मेरे था? ख्याल से ये एक ना सेहतमंद जहन की निशानी है। अच्छा, कि सही। अगर आपको अपना पिछला नॉलेज अगर आने वाले नॉलेज से या जो आप ले रहे हैं कंटेम्प्रेरी नॉलेज से कमतर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका तो दिमाग वहीं पे खड़ा है। ओए होए होए होए, ये बात वैसे बड़ी आला आपने की है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यानी उसी पुराने ही जो सा ना इशू पे फंसे होते हैं और पुराने ही बंदे पे फंसे होते हैं। ये जो बड़ा मारूफ जुमला प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का है जी जी, कि जहालत और अकीदत की सरहदें साथ साथ ही बिल्कुल होती ठीक है। हैं। बड़ा क्या है, बड़ा क्या है? खूबसूरत जुमला है। देखिए, क्या जब आप बात है? अकीदत में होते हैं ना तो आपके जो अंदर से आए हुए सवालात हैं ना दब जाते वो हैं। आप नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी स्टेज जो है वो इल्म की, वो सवाल है। जब आप अपने उस्ताद से सवाल ही नहीं करेंगे ओह, तो आपका इल्म कैसे डेवलप होगा? अगर आप उसके घुटनों में बैठे हुए हैं सही जी, और आप सर झुका के सही जी। सारी जिंदगी आपने गुजार दी, सही जी। उस्ताद कोई अच्छा उस्ताद जो है ना उसको ये नहीं चाहिए होता कि मैं सर झुका के मेरे सामने खड़े रहो। असल उस्ताद की ख्वाहिश ये होती है कि वो मेरा शागिर्द जो है तहकीक में, सही। इल्म में सही। आगे बढ़े, किताबें लिखे, खुद लेक्चर डिलीवर करे, और जो उससे बड़ा आला पाए का जो उस्ताद है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ये मुझसे भी आगे जाए। वाह 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 वाह, और यहाँ पर शायद बहुत ही कम है ऐसे। वो आला पाए के उस्ताद भी तो नहीं है ना फिर। हाँ, सही बात मैंने है, बात ऐसे भी तो आपसे बहुत की है ज्यादा- जो आला पाए के उस्ताद हो, बहुत ऐसा तो ना कम कि हो गया शागिर्दों को देखे जेलस फील करें ये बहुत कि ज्यादा ये कम मुझसे लोग हैं। कैसे आगे चला सही गया। बात है, सही बात है। अच्छा, हमें अब एक ब्रेक छोटी सी हम लेते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं सामीन कि 0423628260 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अली अब्बास हमारे साथ है, मंजिल का मुसाफिर। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद अली अब्बास से पूछते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं इनका लर्निंग सोर्स क्या होता है। ब्रेक और वापसी।
वेलकम बैक सामीन। अली अब्बास हमारे साथ हैं और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर। अली अब्बास, ये बताइएगा कि आपका इतने स्कॉलर्स के साथ एक्सपोजर रहा है, ये स्कॉलर्स जो उनसे हैं क्या बाई चांस बनते हैं या प्लान्ड भी बन जाते हैं? यकीनन ये आपसे सवाल पूछा इसलिए जा सकता है कि आपका टाइम ही बड़ा गुजरा है स्कॉलर्स के साथ। प्लान्ड बना जा सकता है स्कॉलर? मेरे ख्याल से स्कॉलर्स को ना, पीरों को भी ना और स्कॉलर्स को भी उनके शागिर्द और उनके मुरीद बनाते हैं।
देखें होता ऐसे है कि कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती है बचपन से ही। वो होता ये है कि उसके पास ना लोग आके बैठना शुरू कर देते हैं। बैठना जब शुरू करते हैं तो उनसे सवालात करना शुरू कर देते हैं। सवालात शुरू करते हैं तो साथ साथ अपने मसले मसाइल और इधर उधर की बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तो अब अंदाजा करें एक शख्स है जिसके पास एक माह का तकरीबन 100-150 लोग जो है ना वो आ रहे हैं, अपने मसले भी बता रहे हैं और उनसे सवालात भी कर रहे हैं, तो उनकी लर्निंग होती रहती है इस तरह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाई प्लान जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। बाई प्लान स्कॉलर मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी एग्जांपल नहीं गुजरी जिसने बचपन से ये प्लान किया हो कि मैं स्कॉलर तो प्लान तो नहीं कर सकता, लेकिन अली अब्बास ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अपने शौरी हालत में 25, 30, 35 साल की उम्र में प्लान करे कि मैंने 45 साल की उम्र में इस मकाम पे होना है, तो क्या ऐसा प्लान किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा प्लान किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस मैंने एक दफ़ा क्लासेस में भी की थी। जब मैं पूछा करता था ना उनसे कि आपने क्या बनना है बड़े होके, तो मेरी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा हाथ किसी स्टूडेंट का नहीं खड़ा हुआ जिसने ये कहा हो कि मैंने स्कॉलर बनना है। उसको पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं होता। तो इंसान जब इस फील्ड में आता है तो वो मेरे ख्याल से अननेचुरल ही आता है और अननेचुरल ही उसकी ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि मैंने जितने भी स्कॉलर्स देखे हैं, या तो कोई एमए इंग्लिश होता है, या कोई आर्किटेक्ट होता है, या कोई इंजीनियर होता है, वैरायटी है सही। लेकिन अगर तो वो जिसने अगर बाई प्लान स्कॉलर बनना हो तो वो तो फलसफे में करे मास्टर्स, या वो अपने मजहब में करे, या वो साइकोलॉजी में सिर्फ करे। अली अब्बास, ये जो हमारे कई स्कॉलर्स हैं जो जिनको नाम बताते हैं हम या उनसे मिलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो सारे डाटा हमें बता देते हैं, ये क्या सीक्रेट होता है? ये बड़ा जबरदस्त बात है जी। ये हजारों लोगों से मिलते हैं। तो कमो बेश ना इंसान की 5 प्रॉब्लम्स हैं आजकल भी, और हमेशा से यही रही हैं। कौन कौन से? पहला प्रॉब्लम जो है ना इंसान का, वो रोमांस का है, प्यार का, शादी का। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है तमाम का, और इसीलिए तमाम बड़ों का भी है कहीं। हाँ, बड़ों का ही है। इसलिए ना तमाम आप देखेंगे ना जब इश्तिहारात, तो वो आप उनके जुमले भी ऐसे देखेंगे, संग दिल शख्स आपके कदमों में, महबूब कदमों में आ गया। ठीक है जी, अड़ियल से अड़ियल शख्स जो है ना वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ठीक है, एक तो ये मसला है जिसको आप शादी का कह लें या मोहब्बत का कह लें, प्यार का कह लें। इंटरनेशनल है, इंडो पाक का ज्यादा है। नहीं जी, ये तो मैंने इंटरनेशनल ही पाया है। इंटरनेशनल, अच्छा। ठीक है, क्योंकि इस पे जितना भी लिटरेचर लिखा गया है सारे इंडिया में, सारे इस बेल्ट में, पाकिस्तान इंडिया में देवदास, यहाँ पे सख्ती ज्यादा है ना। अच्छा। तो इसलिए उसको जब सख्ती ज्यादा होती है किसी काम की तो उसमें तजस्सुस बढ़ जाता है। पहला इश्क का मसला हो गया। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना वो पोर्न साइट्स देखने में सबसे पहला मुल्क है। ये गूगल की रिसर्च जो है ना वो कहती है। आपने बताया कि जी इश्क का मसला है। दूसरा मसला ये है कि रोजगार का। दूसरा मसला रोजगार का है। हर शख्स जो है ना वो चाहता है कि मैं रोजगार मेरा बढ़े और मेरी नौकरी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तीसरा जो बड़ा मसला है ना वो बीमारी का है। जब डॉक्टर बीमारी से जवाब दे देते हैं तो उनके पास पीरों फकीरों और स्कॉलर्स और सूफिया कराम के जाने के अलावा कोई तीसरा रिसोर्स नहीं होता। सही जी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हकीमों ने दे दिया, तो आपके पास क्या सोर्स है और? बिल्कुल सही। तो लोग इस तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही जी। तीसरा चौथा जो है ना मसला वो बहुत बड़ा जो है ना वो घरेलू झगड़ों का है। अच्छा जी। कि सास जो है ना मुझे ये कहती है, मेरा हामद जो है ना मुझे टाइम नहीं देता। इस बेल्ट में ज्यादा नहीं है, इस बेल्ट में बहुत ज्यादा ये मसला। इस बेल्ट में इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। जब कंबाइंड फैमिली सिस्टम होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे घर में उतनी ज्यादा मुश्किलात भी बढ़ेंगी और उसके फायदे भी एक तरफ से हैं। सही। ठीक है। चौथा बड़ा मसला। पांचवा बड़ा मसला जो है ना वो ऐसा है कि हर शख्स को जो है ना वो ये फील होता है कि मुझ पे जो है ना किसी ने जादू करवा दिया। ये मिथिकल जो सोसाइटी है। ये 5 बड़े मसले हैं। छठा मसला इस सोसाइटी में जो है ना कोई मसला ले लें वो इन 5 के अंदर ही फॉल करेगा। अच्छा। अब देखें, अब कोई भी ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा जो सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, उसकी शादी भी बड़ी खूबसूरत लड़की से हुई हो, टूरिज्म भी वो करता हो और वो अच्छे खाने भी खाता हो, उसकी सेहत भी अच्छी हो और उसने मुझे ये कहा हो कि जी मुझे लगता है मुझ पे जादू है। जितने भी फेलियर्स हैं, जितने भी नाकाम लोग हैं, वो अपनी नाकामी को एक किसी और ऊपर किसी को डालने के लिए उसकी जिम्मेदारी वो ये कह देते हैं कि हम पे जादू है, हम पे किसी ने साया कर दिया है। यानी ये वीक पर्सनालिटी वाली अलामत है। अब लड़की जो है ना वो ये कहती है कि मुझ पे जो है ना वो साया, मेरा जो हस्बैंड है ना वो मेरे साथ खुश नहीं रहता, लेकिन वो लड़की ये नहीं देखती कि मेरा वजन कितना है।
ओ, कि मुझ में अट्रैक्शन कितनी है। 500 किलो वो नहीं देखते। तो ये 5 ऐसा बड़े मसले हैं। ये 5 मसलों को जो है ना वो इन उलमाए कराम ने या इन सूफिया कराम ने या स्पिरिचुअल लोगों ने अपने हाथ में किया हुआ है। अच्छा जी। और इतने लोग जब आते हैं तो वो आते ही देख के बता देते हैं भाई आपको तो ये मसला है। किस मसले में? अमूमन जब मर्द आएगा तो उसको रोजगार का मसला होगा। जब कोई लड़का लड़की आएगा उसको इश्क का मसला होगा। जब कोई मियाँ बीवी इकट्ठे आएंगे जो उधेड़ उम्र की होंगे उनको उनकी बच्चियों की शादी का मसला होगा। ठीक है। और जब एक ऐसी औरत को वो देखेंगे या ऐसे शख्स को देखेंगे जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये सारा खाता मोकलों पे डाल देते हैं। देखिए मोकलों को डाल देते हैं, ठीक है। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है मोकल होते हो। किसी ने आपको कहा कि मेरे पास मोकल है? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। किसी ने कहा जी मेरी रोज मोकल से मुलाकात होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं। मेरा तो एक इंटरव्यू है सरफराज शाह साहब के साथ। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने कोई जिन को देखा है या क्या आपने मोकल को देखा है? तो उन्होंने मुझे कहा हाँ जी मैंने मोकल को देखा है। क्योंकि मैं इस बात को मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता। जब तक मेरा होते तो मान ही जाएंगे। जब तक मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है तो मैं ऐसी एक माफूकुल फितरत बात को कैसे मान लूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यानी आप कह सकते हैं कि तो ये मसले आपने जैसे पूछा ना कि कैसे पता चल जाता है इन लोगों को, वो ऐसे पता चलता है क्योंकि ये हजारों लोगों को मिलते रहते हैं। तो इन 5 मसाइल में से एक मसला होगा ना किसी का, असेसमेंट बन जाती है। तो परसेप्शन की इतनी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे शाह साहब आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। जब मैं गारंटी ये कह सकता हूँ जब बच्चा आपके पास दरवाजे से आपकी टेबल तक आता होगा तो आपको पता चल जाता होगा क्या मसला है। क्योंकि आप माशाल्लाह 1500-2000 के स्टूडेंट्स के साथ आपने पिछले 10 सालों से के करीब आप अकेडमी चला रहे हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स आपकी नजर से गुजरे हैं, तो आपको उनका मसला पता चल जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसे भी केसेस मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं कि जिसमें कोई पर्सनैलिटी उनके पास ना आती है, अच्छा जी, ना वो अपना मसला बताती है, ना वो अपना नाम बताती है, फिर भी लोग बता देते हैं। ये क्या चीज होती है? ये देखे ना, ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है जो हमें ना इस बात पे सोचने में मजबूर करती है। सुनना चाहते हैं ना, इस बात पे सोचने में मजबूर करती है कि कोई स्पिरिचुअल या कोई रूहानी ताकत है। हमें ना ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद बताना है। सामिन साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद हम जो उनसे पूछेंगे अली अब्बास से कि कैसे जो उनसे वो बगैर किसी डाटे के लोग बता देते हैं। लेकिन इस ब्रेक में मैं चाहूंगा अली अब्बास की जो उनसे ना वो एक फेवरेट कवाली कलाम जो उनसे अली अब्बास हमें बताया। मुझे आबदा परवीन जो है ना वो बड़ी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट रही है। और मेरे यार दी खड़ोली जो एक है वो अगर आप सुनाते तो बड़ा मैं मशकूर हूं। जी सुनते हैं मेरे यार दी खड़ोली। यार दी खड़ोली भर दी सोह यार दी खड़ोली भर दी, एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मारा कनू मैं डर दी। यार दी खड़ोली ओ सोन यार दी खड़ोली, हो माही यार दी खड़ोली भर दी, हो माही यार दी खड़ोली भर दी, सोन यार दी खड़ोली भर दी, एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक माला कनू मैं डर दी। हाँ माही यार दी खड़ोली यार दी खड़ोली। हजरत मीरा हो पीर पीरा, हो पीर पीरा, हो पीर पीरा हजरत मीरा, हो नाम दे जहे, हो नाम दे जहे, हो नाम दे जहे टुटियां जंजीरा। हो मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी कर दी। हाँ हुसैन अली दा जाया, हसन हुसैन, हसन हुसैन अली दा जाया, अली अली दम अली अली, 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 अली 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 अली
वेलकम बैक सामीन। अली अब्बास हमारे साथ है, मंजिल का मुसाफिर। अली अब्बास बता रहे थे कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स या कुछ ऐसे भी जो से हैं वो पीर साहिबान है जो बगैर जो सा वो डाटे के बता देते हैं कि क्या आपके दिल में और क्या आपका मसला है, इसकी क्या वजह होती है, कैसे? शाह साहब, इसमें ना एक टर्म है एक्स्ट्रा परसेप्शन पावर। अच्छा, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सलाहियतें जो है ना एक आम इंसान से बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा जी। जैसे अगर आप अपनी सोच में आप अपनी सोच में कुछ चीज को देख सकते हैं तो इनमें उस चीज को परसीव करने की ताकत ज्यादा होती है। सही जी। और ये रूहानी डेवलपमेंट और जो इन्होंने नॉलेज लिया होता है इसकी वजह से होती है। अच्छा, रूहानियत की वजह से होती है। अच्छा, आप तस्वीरें जब पढ़ेंगे ना आप ज्यादा, बहुत ज्यादा, सही जी, तस्वीरें जब आप बहुत ज्यादा जिक्र इज़कार करते हैं तो आप खुदा के करीब होते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो बड़ी तस्वीर पढ़ते हैं लेकिन कोई उनमें तब्दीली नहीं आती, इसकी क्या वजह? देखिए, तस्वीर के साथ तब्दीली ना आना तो ठीक है, हो सकता है ये मुमकिन हो, लेकिन तब्दीली तस्वीर के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा अगर आप अपने मसले के हवाले से कुछ उस पर नॉलेज लेना शुरू कर देना तो मेरे ख्याल से तब्दीली जो है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइल्मी भी मसले को बढ़ा रही होती है। लाइल्मी मसले को बढ़ा रही होती है। अली अब्बास, आपकी आते हैं किताब की तरफ। आपने वो तमाम स्कॉलर्स जिनकी आपने इंटरव्यू लिए हैं और आपने उनके साथ वक्त बिताया, आपने उनको किताबी शक्ल में जो है वो पब्लिश कर दिया है। और वो किताब जो उनसी है वो आजकल बड़ी इन है। और ये किताब सामीन मैं बताता हूँ आपको कि किताब जो उनसी इसकी स्पेशलिटी ये है कि वो तमाम ट्रेनर्स और स्कॉलर्स जो आज के दौर में हयात हैं और उन्होंने सोसाइटी को डिलीवर किया है, उन ट्रेनर्स और स्कॉलर्स का इसमें तज़किरा है। किताब का नाम है तसव्वुफ़ और आज के सूफ़ी, और संगे मील ने इसको छापा है। अली अब्बास, ये सब जो लोग इसमें शामिल हैं और बड़े बड़े नाम हैं, मतलब बाबा यहिया हो गया और उसके साथ बिलाल कुतब साहब हो गए, उसके साथ फायज़ सियाल हो गए, उसके साथ जो उनसा वो बड़ा मरूफ नाम है प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का, सरफराज शाह साहब हो गए, बाबा इरफानुल हक हो गए, अब्दुल्ला भट्टी साहब हो गए। ये सब लोग यकीनन आपने इनके साथ वक्त बिताया होगा, तो आपने इनसे क्या लिया? आखिरकार इतने लोगों के साथ, इतने सूफियों के साथ वक्त बिता के तो यकीनन आपने कुछ तो कमाया होगा। वो क्या कमाया आपने? देखिए, कमाना है के हवाले से बहुत सारी जो है ना डेवलपमेंट। पहली बात तो ये है कि अगर मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँ ना कि इन तमाम लोगों के सोबत में बैठ के मुझे इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ, तो ये एक जुमला ही काफ़ी है। वाह, इल्म की प्यास मिली। इल्म की प्यास मिली। आप कहेंगे कि जो सही उस्ताद होता है वो इल्म नहीं, इल्म की प्यास ही देता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वो इल्म की प्यास ही देता है। जो इल्म देना, जो सिर्फ ये कहे यही है, इसी को सच मानो, इसी को हक मानो, सही, वो बुनियादी तौर पे वो उस्ताद तो क्या कहूँगा, वो तो बल्कि इंसान का दुश्मन ही होता है। ओ तौबा तौबा तौबा। अली अब्बास, ये सारी किताब जो उनसी है यकीनन बड़ी मेहनत और बड़ा टाइम आपका लगा कि आपने इतनी एफर्ट के साथ, ये इतने आला सवाल आपके जहन में कैसे आ जाते हैं? मसलन आप सवाल पूछते हैं इसमें कि नसीब और तकदीर में क्या फ़र्क है, पूछते हैं कि एक बच्चा जो इल्मी माहौल में पैदा होता है और एक बच्चा जो जाहिलाना माहौल में पैदा होता है, दोनों का हिसाब एक जैसा होगा। अब ये सवाल कहाँ से आपके अंदर से उठ जाते हैं और इतने आला आला सवाल जो उनसे पूछते हैं? मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो उनसे हैं ये हर एक के अंदर होते हैं, लेकिन इनको इजहार आपने दिया और जवाब भी फिर हासिल किया। शायद जब मैं ना किसी महफिल में बैठा करता था ना, तो बचपन में जब छोटा भी होता था तो वहाँ पे ना मैं बहुत सारे सवालात किया करता था। अच्छा जी। तो सवालात करने से ये होता था कि मैं उस महफिल में ना प्रोमिनेंट हो जाता था। अच्छा, तो ये प्रोमिनेंट का जो एक जज्बा जो बचपन से है ना, ये भी उसी का नतीजा है। सही 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 सही। जब मैं ऐसे सवालात जो करता था सख्त और मुश्किल, तो एक तो अवाम की नजर में मुझे बड़ी पजीराई मिलती थी। अवाम सोचती थी कि ये बड़ा कोई काबिल इंसान है। और बाद में जब स्कॉलर से जब लेक्चर बात खत्म होती थी, उसके बाद भी जब वो मिलते थे तो वो ऐसी निगाहों से मिलते थे कि यार इसको भी कुछ काफी इल्म है। सही 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 सही। और इस तरह के सवालात जो है ना वो इंसानी जिंदगी में जो है ना डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट लाती है। इसीलिए मैंने 30% ऑफ द जो किताब है वो नसर है, और 70% ऑफ द जो बुक का जो पोर्शन है वो सवाल जवाब मुनहसर है। क्योंकि सवाल जो है ना वो आधा इल्म होता है। आप अमूमन आप महफिलों में भी आप जब लंबी लंबी तकरीरें और लेक्चर सुनते हैं, वो 1-1.5 घंटे में आपके माइंड में मुबहम होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट या जो डिबेट हुई हो उस महफिल में, वो बहुत जो है ना वो कारआमद साबित होती है, और जो सवालात उसमें हुए हों वो हमेशा से आपको याद रहते हैं। सही। अली अब्बास साहब, कोई ऐसा आपको एंटरप्रेन्योर मिला हो
इसकी पर्सनैलिटी से बड़े आप मुतासिर हुए? जी जी बिल्कुल, मैं उसी इंटरप्रेन्योर की मैंने जिक्र अपनी किताब में भी किया है। मुनीर भट्टी साहब का मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी में अपने बचपन का आगाज़ किया और वो अब बिलियनियर बने। उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का भी इजरा किया, मिस्टर डैम उन्होंने बनाई, ग्रेस कॉलेज बनाया उन्होंने। तो उसमें ये है कि एक बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है ऐसे लोगों की कि जो जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था बचपन में और वो बिलियनियर बने। मैं इस बात से बड़ा ही चिढ़ता था कि हम बेवकूफ़ों की तरह जो है ना वो वेस्ट के लोगों को प्रमोट करते जा रहे हैं। अपनी किताबों में भी उनका जिक्र करते हैं, अपने जुमलों में भी उनका जिक्र करते हैं। ठीक है, होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन जब बात प्रमोशन और प्रोजेक्शन की आती है ना तो वो अपने ही लोगों को करनी चाहिए। ये बहुत आला है, ना कि वेस्ट बहुत आला है, ताकि उनसे दूसरे लोग भी एग्जांपल लें। और क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि वेस्ट तो और अमेरिका हमारा कल्चर ही नहीं है, अब अपने कल्चर के लोगों को प्रमोट करें ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो। क्वालिटीज क्या देखी इतने जो अमीर बनने वाले बिलियनियर है, हम चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक बिजनेस चैनल भी है और यहाँ पर बेशुमार जो उनसे बिजनेसमैन है इसको सुन रहे होते हैं। तो आपने कौन सी एक दो क्वालिटीज देखी मुनीर भट्टी में जिसकी वजह से समझते हैं कि इंतहाई वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है? मुनीर भट्टी साहब का जो है ना कॉन्फिडेंस वो बहुत है। अच्छा, एतमाद बहुत है। इनको बहुत सारे नुकसानात होने के बावजूद भी ये अपना कॉन्फिडेंस और टेम्पर लूज नहीं करते। और बड़ी खूबसूरत एक बात किया करते हैं, कहा करते हैं कि जो करोड़ों लाखों रुपए के जो फायदे और नफे और नुकसानात है ना वो बैंकों में ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। मेरी जो घरेलू जो खराजात है ना वो 3 लाख रुपए हैं। सही जी। जब 3 लाख रुपए से अगर मुझे कम जब अखराजात होते हैं ना मेरे, जब कम प्रॉफिट आना शुरू होता है तो तब मेरी जो है ना अलार्म जो है ना मेरा बचता है। उससे पहले तो ये बैंकों में करोड़ों रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्या बात। तो हमने अपने आप को इसीलिए ऐसी फजूल में जो है ना वो परेशान किया होता है। प्लेयर हो गए ना जी, रियल प्लेयर बिजनेस के हैं जी। अली बात साहब, आज आप हमारे साथ थे, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी आला, इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्रैक्टिकल बातें लोगों तक पहुंची। मैं फिर भी चाहूँगा, वो पिछले दिनों मैं एक ट्रेनिंग देके बाहर निकला तो एक बच्चे ने मुझे कॉपी आगे करके कहा कि सर कोई नसीहत कर दें। तो मैं कहा जो पिछले 2 घंटे से मैं बकवास कर रहा था वो क्या था? वो कहते जी वो एक और नसीहत कर दें। मैं कहा ये 2 घंटे से नसीहतें कर देते। मैं फिर भी चाहूँगा कि आप एक ज़बरदस्त सा मैसेज जो आपके ज़रिए जो सा है वो सामईन तक चला जाए। अच्छा, वैसे ये हमेशा से जो है ना गुफ्तगू करने के बाद ना मैसेज देना जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि हमने 2 घंटे से जो गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं भी 1 घंटे से तकरीबन, देखिए नसीहत मैं नहीं करना चाहता वेरी फ्रेंकली, क्योंकि ना कोई नसीहत मानता है, सही जी, ना कोई किसी की ऐसी बात मानता है। सही। खूबसूरत बात यह है कि इंसान जो है ना वो जब इस्लाम जब फैला ना, मुझे वो तरीका बड़ा अच्छा लगा जो इस्लाम फैलने का। एक जब गैर मुस्लिम आया ना एक मुस्लिम की दुकान पे, तो उसने कहा ये कितने के चावल है, मिसाल दे के बात समझा रहा हूँ। उसने कहा ये 18 रुपए के हैं और ये 20 रुपए के हैं। तो उसने कहा यार ये मिक्स करके बेच दो, ये कौन सा इतना पता चलेगा कि कोई क्वालिटी का इतना फर्क है। तो वो मुसलमान कहता नहीं हमारे रसूल ने हमें ये नहीं सिखाया। ठीक है, तो उसने वो वहीं पे मुतासर हुआ। उसने कहा तुम्हारा जो भी रसूल है ना मैं उस पे ईमान लेके आता हूं। लाइला पढ़ लिया। अब आप अंदाजा कीजिए इसमें ना तो कोई नसीहत थी, ना कम्युनिकेशन थी, ना कोई बहस थी, ना कोई आर्गुमेंट्स थे। जस्ट उसने अपने किरदार से उसको मुतासिर किया और वो खुद ब खुद मुसलमान होने के लिए तैयार हो गया। बड़ी बात है, बड़ा खूबसूरत जो सा मैसेज अली अब्बास की तरफ से मिला। और इस मैसेज को सामने रखते हुए मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद एक आला सी नात चलेगी जिसको आप सुनेंगे और यकीनन रसूल की मोहब्बत जोन सी है, रसूल की पर्सनैलिटी जोन सी है, रसूल का किरदार जोन सा है, वैसा किरदार तो है ही कोई नहीं। माइकल हार्ट किताब लिखता है तो वो नंबर 1 जो 100 में से नंबर 1 पर्सनैलिटी करार देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को देता है। अली अब्बास आपका बहुत शुक्रिया, सामीन आपका भी शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ गुफ्तगू करके, और थोड़ा सा ये मुश्किल भी था कि आप जैसी इल्मी शख्सियत के सामने मैं क्या गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सामीन आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई बात। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए, खैर से रहिए। अल्लाह हाफिज।